स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग पार्ट। नो डाउट अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन आज की क्लास में काफी कुछ चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से काफी सारे कॉन्सेप्चुअल्स आप लोगों के क्लियर होंगे और फर्दर स्टडीज में इन सब चीजों का उपयोग हम लोग कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स और उनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के अंदर क्या होते हैं। स्पेशली जब हम लोग स्टेट्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं अपने मटेरियल्स को, तो ये सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैसेस हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम चार्ज होता है। आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं और ये चार्ज नेगेटिव होता है। यही हमारे चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं। फर्दर स्टडीज में जब लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट्स की बात करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में कहीं ना कहीं हम लोगों को होल्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होगा। तो अभी होल्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। एक एम्प्टी स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे हम लोग होल कहते हैं और होल के ऊपर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो सॉलिड्स की बात हम लोगों ने बच्चे ये की। अब ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा खिसकना होता है। अब क्यों खिसकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे खिसकते हैं, कैसे करंट का हमारा फ्लो होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले कंटेंट में। फिर मैं लिक्विड्स की बात करूं। देखो बच्चों, कोई भी लिक्विड होगा तो जनरली लिक्विड्स में जब कंडक्शन की बात आती है तो आफ्टर आयोनाइजेशन आती है। जस्ट लाइक मैंने एक बीकर में पानी ले लिया और पानी के अंदर NaCl डाल दिया, कॉमन सॉल्ट डाल दिया, सब लोग जानते हैं ऐसे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे Na के पॉजिटिव आइंस बनेंगे, Cl के माइनस आइंस बनेंगे और ये जो है अपोजिट पोलरिटी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब लिक्विड्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो स्पेशली आयंस हैं। तो डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे Cu+2 है, जैसे यहाँ पे SO4 हमारा माइनस का हो सकता है, ये चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा गैसेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, पहली बात तो बहुत कम होते हैं, अगर हमें मिलते भी हैं तो वही आयोनाइज्ड फॉर्म में और आइंस मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा डिफरेंट चार्ज कैरियर्स का। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, खिसक रहे हैं, यानी स्मॉलर वेलोसिटीज के साथ, वेलोसिटीज इसका मतलब डायरेक्शनल है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर वेलोसिटीज के साथ, स्मॉल वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, खिसक रहे हैं, तो मैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहूंगा। इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है किसका? रिलैक्सेशन टाइम का। तो अभी मैं रिलैक्सेशन टाइम आप लोगों को स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा। इससे पहले ये बता देना चाहूंगा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स 10 टू पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। ये ध्यान रहे, SI सिस्टम में है पर क्यूबिक मीटर, यानी एक ऐसा मेरे पास वॉल्यूम जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही 1 मीटर है। जस्ट लाइक आपके घर की छत पे रखी हुई पानी की टंकी जिसमें ऑलमोस्ट 1000 लीटर पानी आता है, उतने वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर होंगे? 10 टू पावर 28 होंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नो डाउट उनकी अपनी कुछ थर्मल वेलोसिटीज होती हैं। उन थर्मल वेलोसिटीज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक रैपिड रैंडम मोशन होता है। उस रैपिड रैंडम मोशन की मैं बात करना चाहूंगा।
मान लीजिए ये मेरे पास में एक कोई कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नो डाउट रैपिड रैंडम मोशन कर रहे हैं ड्यू टू देयर थर्मल काइनेटिक एनर्जी। कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा एटमॉस्फेयर में। अब जो भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पर ये अपनी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी अटेन किए हुए होंगे, अपनी अपनी वेलोसिटीज अटेन किए होंगे स्टूडेंट्स। और जब अपनी अपनी वेलोसिटीज अटेन किए हुए होंगे तो ऑब्वियसली ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने पर क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 100% मोमेंटम इनका ट्रांसफर हो जाएगा, 100% काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से चलना शुरू करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे फिर दोबारा से क्यों चलना शुरू करेंगे? बहुत नॉर्मल सी बात है, ड्यू टू ए टेम्परेचर देयर मस्ट बी ए काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसकी वजह से वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो उसे बोलेंगे हम थर्मल वेलोसिटी। अब मैं ओवरऑल क्या देख रहा हूं कि मेरा कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर नहीं निकल पा रहा, उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर है। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो नेट वेलोसिटी भी बच्चों जीरो होगी। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो थर्मल वेलोसिटीज होती हैं उन सब का अगर मैं एवरेज ले लूं, नेट ले लूं, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? जीरो आएगा। मान लीजिए U1, U2, U3, U4 व्हाटएवर सो, ये थर्मल वेलोसिटीज हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की। इट मे बी अप टू U है। अब इन सब का मैं सम कर दूं तो सम करने पर मेरे को क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं यानी n से डिवाइड करता हूं तब भी जीरो मिलने वाला है। तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो थर्मल वेलोसिटीज हैं उनका सम जीरो होता है एज वेल एज उनका एवरेज जीरो होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू थर्मल वेलोसिटीज स्टूडेंट्स। अब थर्मल वेलोसिटीज अगर मेरी जीरो हो गई तो फिर ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? यस स्टूडेंट्स आएगा, अभी ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। डिस्कस करता हूं कब आएगा और क्यों आएगा। अगर मान लीजिए मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई एक बैटरी लगा दूं, सेल लगा दूं, पोटेंशियल का सोर्स लगा दूं, तो क्या होगा? नो डाउट इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जो है क्या होगी? E इक्वल्स टू V/L या V/D, जैसा आप लोग पढ़ते हैं। माइनस का साइन यहां देने की जरूरत नहीं है, मैं मॉड्यूलस की बात कर देता हूं। E इक्वल्स टू dV/dL हम लोगों ने पढ़ रखा है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बच्चों यहां डेवलप हो जाएगा और ये मेरे पास चार्ज कैरियर्स हैं, तो नो डाउट इनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसे मैं QE फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, दैट इज EE। अगेन ध्यान रहे बच्चों, मैं इस फोर्स की अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर मैं डायरेक्शन की बात करने लगूं तो जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बच्चों फोर्स लगेगा। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं अभी फिर एक बार से रिवाइज कर देता हूं। जब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा दिया। तो देखिए ये तो मैंने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखा रखा है। थर्मल वेलोसिटी का जीरो होगा, नो नेट फ्लोइंग चार्ज होगा। अब अगर प्रेजेंस है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये डायग्राम मैं एक बार आपसे कंसल्ट करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा और इसी के बेसिस पे कुछ निकाल करके देने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहां बैटरी लगा रखी है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे है तो इसके अक्रॉस ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो गई, दैट इज योर कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये हो गई जिसको नॉर्मली हम लोग कहीं शो नहीं करते, दिखाते नहीं है। अब इसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे वो डायरेक्शनल हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, लेंथ इसकी L हम लोगों ने कंसीडर कर रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A कंसीडर कर रखा है बच्चों, ये वाला, ठीक है। अब नो डाउट जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल्स टू माइनस का EE। अब ये माइनस का साइन कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है। अब जब ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा तो ऑब्वियसली
इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा। वो एक्सीलरेशन मैं कैसे निकाल सकता हूं, जो मेरा इनर्शियल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर निकाल सकता हूं। इनर्शियल फोर्सेस मेरे होंगे m इंटू ए, ये किसके बराबर होंगे, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई के बराबर होंगे। यहां से मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं माइनस का ई ओवर व्हाट m, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और ये अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो था इसको मैं लिख सकता हूं V बाई L। L इस कंडक्टर की लेंथ है बच्चों, और V जो है यहां बैटरी से जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो है। तो इसी को मैं आगे लिख सकता हूं A इक्वल्स टू माइनस E ओवर M एज इट इज, और E को लिख दिया मैंने V बाई L। अगेन ये माइनस का साइन आपको इस बात को इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये बात यहां स्पेसिफाई करनी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। बच्चों ये वेक्टर का साइन नहीं लगाया, कभी इसको वेक्टर का साइन मत समझ लेना, सिर्फ मैंने यहां आपको डायरेक्शन को इंडिकेट करने की कोशिश की है। अब अंडर इंफ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मेरे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एक्सीलरेशन डेवलप हो गया। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैंने यहां पे मेंशन किया, और सब बच्चे जानते हैं कि अगर किसी बॉडी को मैं फोर्स लगाता हूं, एक्सीलरेशन डेवलप होता है, तो उसमें फिर एक्सेलरेटेड मोशन वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मेरी लगती है। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मैं पढ़ता हूं यहां पे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला फॉर्मूला और भी है, इक्वेशन और भी है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इवन दैट यहां मुझे सिर्फ ये फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो है इसी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। अब अगर मैं इस इक्वेशन को एलोबरेट करता हूं तो u तो है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, a है अप्लाइड एक्सेलरेशन जो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बराबर होगा, और t है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये t रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जरा मैं इस बात को आपको समझाना चाहूंगा। देखो बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए मैं यहां एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एक कंडक्टर है, और इसके ऊपर मैंने कोई ये एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, मूव करना शुरू करेंगे। अब मूव करते समय पहले तो इनका रैपिड रैंडम मोशन था, अब डायरेक्शनल हो जाएंगे। कभी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से, कभी ये बाउंड्री वॉल से टकराएंगे। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का सक्सेसिव कोलिजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और बाउंड्री के बीच का सक्सेसिव कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैं टाइम लैप की बात करूंगा, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच दो इलेक्ट्रॉन आए, किसी भी कारण से टकराए या बाउंड्री से टकराए, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है वही है मेरा रिलैक्सेशन टाइम। और मजेदार बात यह है बच्चों कि जो भी मेरा एक्सेलरेशन काम करेगा वो सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम के अंदर अंदर काम करेगा। जब मेरा कोलिजन हो रहा है उस समय तो 100% मोमेंटम एज वेल एज 100% वेलोसिटी एज वेल एज 100% काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो हर बार इलेक्ट्रॉन चलेगा एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, टकरा जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर उठ के चलेगा, फिर टकरा जाएगा, फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। बिल्कुल एक एग्जांपल मैं ऐसे ले सकता हूं कि मान लीजिए रूम है, खाली रूम है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उन सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और सबसे कहा जाता है भाई दौड़ो। अब वो मान लीजिए दौड़ेंगे, रैपिड रैंडम मोशन में दौड़ेंगे, या मान लीजिए उनसे कहा जाता है गेट की तरफ दौड़ो, फिर भी चूंकि आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो क्या होगा उस स्थिति में, वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर खड़े होंगे, फिर दौड़ना शुरू करेंगे। कब तक दौड़ पाएंगे, कितनी देर तक दौड़ पाएंगे, जब तक कि वो दूसरे से टकराते नहीं है, फिर टकरा जाएंगे, फिर उनकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ जीरो हो जाएगा। बिल्कुल यही केस यहां पे होता है, ठीक है।
अब यहां एक छोटा सा मिसपरसेप्शन आपके दिमाग में बन सकता है स्टूडेंट्स, कि जब इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, तो वो तो डायरेक्शनल हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया, तो टकराएगा क्यों? देखो बच्चों, डायरेक्शनल तो हो गया लेकिन 100% एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ जो भी वेलोसिटी होगी वो मेरी u प्लस at से गवर्न होगी। v मेरी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, u मेरी थर्मल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t रिलैक्सेशन टाइम है। अब बच्चों, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का u तो जीरो था नहीं, थर्मल वेलोसिटी कुछ तो वैल्यू थी, एवरेज जो था या टोटल थर्मल वेलोसिटीज जो थी वो जीरो थी, मान ली मैंने बात। लेकिन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं, v1 u1 a1 t1, ठीक है, तो निश्चित रूप से u1 मेरा यहां पे जीरो नहीं है, और जब u1 जीरो नहीं है तो वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। चलिए अब मैं रिलैक्सेशन टाइम के बाद एवरेज रिलैक्सेशन की बात करता हूं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम t1 है, दूसरे का रिलैक्सेशन टाइम t2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम t3 है, बहुत सारे रिलैक्सेशन टाइम है, और इन सबको ऐड करके अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स, तो मुझे ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है। और इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मैं टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं स्टूडेंट्स? टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी, ये सब मैंने यहां नोट्स में दे रखी है। आप सेम डेफिनेशंस अपने एग्जामिनेशन में जाके लिख सकते हैं। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी मैं यहां कॉन्सेप्ट पे आता हूं और इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी v1, उसकी थर्मल वेलोसिटी u1, एक्सेलरेशन सब पे सेम था, इसलिए मैंने इसमें a1 नहीं लिखा है। ये रिलैक्सेशन टाइम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन और nth इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn ओवर n मेरे को करना होगा बच्चों। जैसे ही मैं ये कॉन्सेप्ट मैं यहां से वैल्यूज उठा के डालूंगा v1 की, v2 की, v3 की, vn की, तो देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए बच्चे, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिलने वाला है जैसे ही हम ये वैल्यूज डालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लिया है, ये v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v3 की वैल्यू। अब इसमें से मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, u1, u2, u3, un अपॉन n एक जगह पे आ गया, जिसकी वैल्यू मैं जीरो पहले ही बता चुका हूं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जीरो होती है, मैं पहले ही यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। a सबके लिए सेम है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए साइन लगा रखा है। टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 ये सबका अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम है, इसको मैंने n से डिवाइड कर दिया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको मैंने vd से डिनोट किया, ये आ गई a इंटू टाउ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रिफ्ट क्यों कहा? जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो 10 टू पावर 3, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -4 मीटर पर सेकंड आती है, यानी बहुत कम आती है। बहुत कम आती है तो मैं उसको कहता हूं खिसकना, मैं कहता हूं धीमे धीमे चलना, और उसी का नाम मैंने दिया क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों यहां सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके पीछे रीजन है। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अभी दोबारा से मैं इस चीज को लिखता हूं, कैसे किया था। ये मेरे पास a इंटू टाउ था। अब a एक्सीलरेशन जो था ma इक्वल्स टू माइनस ई से मैंने a की वैल्यू को सेपरेट किया, तो ये मेरे पास ई ओवर टाउ आ गया। ये माइनस का साइन मैंने लगाया, ई टाउ लिखा, अपॉन में m लिखा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये बात ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है। अगेन वही चीजें रिपीटेड। अब यहां मैंने सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको लिख रखा है। नो डाउट आई में से हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। बच्चों, जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करूंगा उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसमें यहां इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10 टू पावर -19 आ रहा होता है, ठीक है। तो नो डाउट इसकी वजह से जो मेरी वेलोसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, रिलैक्सेशन टाइम। जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो उनके बीच की जो सक्सेसिव कोलिजन की टाइम है वो भी बहुत स्मॉल होती है, माइक्रोसेकंड में, नैनो सेकंड में। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है या वेलोसिटी है वो बहुत कम ही रहती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगेन मेरे को वहीं जाना है। सेम मैंने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। बच्चों देखो, डायग्राम में जरा मैं देखता हूं। अगेन मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंसीडरेशन में लिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई अप्लाई किया है, लेंथ एल ली है, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने यहां यूनिट वॉल्यूम लिया। इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मैंने स्मॉल एन ले लिए। यूनिट वॉल्यूम मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकता हूं, 1 मीटर क्यूब ले सकता हूं, 1 मिलीमीटर क्यूब ले सकता हूं, डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम चूजन बाय मी। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एसआईयू सिस्टम चूज कर रहे होते हैं, तो एसआईयू सिस्टम में ये 1 मीटर क्यूब ही होना चाहिए। देखने में ये लगता है कि इतना बड़ा यूनिट, बिल्कुल जी यूनिट तो यूनिट है, बड़ा हो या छोटा हो। मैं ₹1 की बात करता हूं, $1 की बात करता हूं, हैं दोनों एक। अब दोनों की वैल्यू क्या है वो सब जानते हो, तो दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट। चलिए, बैटरी मैंने लगा दी। अब देखिए, मैं यहां जो बात करने जा रहा था वो बात करना जा रहा था किसके बारे में? करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो देखो बच्चों, करंट आई जो है वो मेरे पास यहां से निकल के आती है NaEVD, NaEVD। अब ये कैसे निकल के आती है ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और दैट्स द की फॉर्मूला जो मेरा अभी निकल के आएगा। इसी के बेसिस पे बहुत कुछ मेरी आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को यहीं से मिल जाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहां करंट के बारे में बात करना चाहूं तो करंट का जनरल फॉर्मूला है Q/T, सबको पता है। अब Q की बात मैं करूं तो ये होता है N × E। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, ये तो वॉल्यूम का करंट आ जाएगा। मैं अभी यहां पे टोटल करंट की बात कर रहा हूं, तो टोटल करंट के लिए मैं इसको कैपिटल N ले लेता हूं, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो गया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब कैपिटल N की जो वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल n A × L। स्मॉल n है मेरा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, और A × L है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैपिटल N, टोटल चार्ज कैपिटल N × E। कैपिटल N × E को मैंने डिवाइड कर दिया T से, तो ये आ गया मेरे पास करंट। अब मैं यहां पे डालता हूं वैल्यू, तो I = NaL स्मॉल e/T। T क्या है बच्चों? वही रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम को मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी होती है। इस सिनेरियो में लूं तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, डिस्टेंस की बात करूं तो L था, टाइम मेरे पास वही रिलैक्सेशन टाइम था जो मैं वहां पे यूज करना चाह रहा हूं। तो रिलैक्सेशन टाइम यहां पे आ जाएगा मेरे पास लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी एक बात मैं यहां डाल देता हूं, तो NaLE अपॉन में L और VD चला जाएगा मेरा ऊपर। तो बच्चों L से L कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से मेरे को जो करंट I मिला वो मिल गया NaLEVD। तो बच्चों यही मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था
कि इसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या होगी। ठीक है, इवन दैट मैं इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई ओवर एम डाल सकता हूं। ये मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी इक्वल टू ई ओवर एम। अब बच्चों यहां माइनस के साइन की बात मत करना, क्यों मत करना, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको कि माइनस का साइन जो था वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा था। तो मैं यहां पहले ही बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और जो कन्वेंशनल करंट होती है उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो यहां से I इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा NaL E M E ओवर कैपिटल M। तो बच्चों ये मैंने यहां पे पढ़ लिया करंट I की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां मैं बात करता हूं तो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, फिर मैं रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को नोट्स के ऊपर, जैसा कि आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो बच्चों मैं ये सारा यहां से रफ करता हूं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये यहां हमने सबसे पहले निकाल रखा है n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, जिसको मैंने कैपिटल N अभी कहा था। यहां पे Q हो गया E ओवर L, ये NaL, ये मेरे पास में क्या था बच्चों, ये था टोटल चार्ज कैरियर्स, E था मेरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाइम की बात की तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस मैंने लेंथ वही कंडक्टर की ले ली। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। अब इसमें करंट डेंसिटी के टर्म्स में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो बच्चों अभी हम लोगों ने I इक्वल्स टू Q बाई T इक्वल्स टू E NaL ओवर Vd के टर्म्स में निकाला था। मैं इसको फिर लिख देता हूं I इक्वल्स टू NaEVd। अब बच्चों अगर इस A को मैं यहां ले आऊं तो बड़ा मजेदार सा केस मिलता है, I ओवर A इक्वल्स टू NeVd। अब ये I ओवर के क्या है, ये है मेरे पास J, जिसको मैं कहता हूं करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी के टर्म्स में दिया है। अब देखो बच्चों आपके पास में 4-5 चीजें हैं, उनसे आप किसी के भी टर्म्स में कुछ भी निकाल सकते हो। तो रोड मेमोरी में डालना बिल्कुल बेकार है, जैसी जरूरत है वैसा काम आपको करना है। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd। ग्राफ की बात करेंगे तो ये मेरा इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा। अब देखिए ओम्स लॉ बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। भैया प्रैक्टिकली आप लोगों ने V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, स्ट्रेट लाइन आया था, इसके स्लोप को इन टर्म्स ऑफ R लिख दिया था, रेसिस्टेंस लिख दिया था। यानी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आपने R की बात की थी, आपने R के लिए डेरिवेशन आज तक नहीं निकाला, ओम्स लॉ का प्रूफ आप लोगों ने आज तक नहीं किया, वो अब करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ का प्रूफ अभी हम लोग करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों यहीं से आपका ओम्स लॉ का प्रूफ आएगा। कैसे आएगा देखिए अभी। Our next topic is deduction of Ohm's law। ये कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने यहां दे दिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे निकालना है। देखो बच्चों इसको करो साइड और जरा यहां समझो। I इक्वल्स टू NaEVd, यही था। अब इस पे Vd की वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं तो I इक्वल्स टू NaEVd क्या था, E ओवर M। अब मैं इस E की वैल्यू को रिप्लेस करता हूं तो I इक्वल्स टू NaE स्क्वायर ओवर M, दैट इज V बाई L। V पोटेंशियल डिफरेंस है, L कंडक्टर की लेंथ है जिसके अक्रॉस हमने लगा रखा था। ब्रीफिंग फिर यहां करता हूं, ये मेरे पास कोई कंडक्टर था और इसमें मैंने यहां पे ये बैटरी लगा रखी थी, इसकी लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V था। तो अब इस V और इस L के बीच में रिलेशन यहां आ जाता है E इक्वल्स टू V बाई L, जो मैंने यहां पे E अप्लाई कर रखा है, जो वैल्यू मैंने यहां पे डाल रखी है। अब बच्चों देखो बड़ा मजेदार सा केस,
इस v को अगर आप इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा I ओवर v इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर ओवर एम एल। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब जरा देखना, जो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, v इक्वल्स टू आई आर, यहां से r की वैल्यू निकाल दो तो क्या आता है v अपॉन आई, और आपके पास यहां क्या आ रहा है i ओवर v। तो सिंपल सा, या तो मैं कह सकता हूं रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस जो पहले पढ़ के आया हूं, या रेसिस्टेंस ही मेरे को करना है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, v ओवर आई दैट्स इक्वल्स टू एम एल ओवर एन ए ई स्क्वायर। बस बच्चों बन गई बात। ये मेरे पास रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने प्रूफ निकाल के दे दिया कि मेरा रेसिस्टेंस जो है किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां वेरिएबल्स को मेरे को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे कंडक्टर का लेंथ है मैं चेंज कर सकता हूं, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैं चेंज कर सकता हूं। तो इन दोनों चीजों को मैं एक साइड में रखूंगा, मैं चेंज कर सकता हूं, मेरे ऊपर है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसको एक तरफ रखूंगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसको भी इसके साथ ही रखूंगा। अब रह गया एन। एन इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों ये चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है? दो तरीके हैं इसके। पहला तो मैं कंडक्टर अपना चेंज कर दूं, मैंने मान लीजिए पहले आयरन लिया था, अब मैं चांदी ले लेता हूं, सिल्वर ले लेता हूं। मैं मान लीजिए सिल्वर को भी रिप्लेस गोल्ड से कर देता हूं, गोल्ड को रिप्लेस कॉपर से कर देता हूं। तो जैसे जैसे डिफरेंट मेटल्स मैं चूज करूंगा, जैसे जैसे डिफरेंट मेटेरियल्स मैं यूज करूंगा, वैसे वैसे एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो बात हो गई मेटेरियल चेंज करने पे एन की बात। अब बच्चों अगर मैं एक ही मेटेरियल के अंदर नंबर ऑफ एन को चेंज करना चाहता हूं तो वो भी मेरे पास तरीका है। कैसे? कुछ फिजिकल पैरामीटर्स जस्ट लाइक टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, कम कर देता हूं, तो एक ही मेटल के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर फ्री चार्ज कैरियर्स की नंबर चेंज होती है। उसके लिए हमें अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैसे चेंज होगी, किसकी बिहेवियर किस तरीके से मिलेगी, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी इसको रीअरेंज करता हूं। दैट इज R इक्वल्स टू V बाई आई इक्वल्स टू, मैंने कहा था पहले कॉन्स्टेंट्स ले लो, तो m अपॉन ई स्क्वायर वो कॉन्स्टेंट्स ले लिए जो कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर आपने 1 अपॉन n वो ले लिया, जब तक आप मेटल चेंज नहीं करोगे, जब तक मेटेरियल चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा, या टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा। आगे ले लिया मैंने क्या बच्चों, L अपॉन ए। लेंथ और एरिया दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको कोई भी बंदा कभी भी चेंज कर सकता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बस फिर तो बात बन गई। अब जरा देखो, अगर मैं L बाई ए को, जो मेरे हाथ में है चेंज करना, इनको थोड़ा सा साइड कर दूं, तो बच्चों ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है इसको मैं रेसिस्टिविटी कह सकता हूं, दैट इज L बाई ए कह सकता हूं, और दैट इज R कह सकता हूं। तो इस तरह से बच्चों रेसिस्टिविटी की वैल्यू m ओवर ई स्क्वायर 1 अपॉन n इसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैंने इसलिए कहा कि इसमें सिर्फ जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू मैं चेंज कर पा रहा हूं। कैसे चेंज कर पा रहा हूं बच्चों? या तो मेटल चेंज करके, यानी डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी, ईच एंड एवरीवन नोस। दूसरा, मैं स्मॉल n की वैल्यू बिना मेटेरियल चेंज किए, बिना मेटल चेंज किए चेंज करना चाहता हूं, तो दूसरा पैरामीटर है मेरे पास टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तब भी मेरा जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के ऊपर। यानी मैंने यहां से कंक्लूड किया क्या, रेसिस्टिविटी में डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी में डिपेंड ऑन मटेरियल, और रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, या मैं कह सकता हूं रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए पैरामीटर्स मेरे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, प्रूफ नहीं किया था, आज प्रूफ भी हो गया। रेसिस्टेंस मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ऐसा मैंने कहा था, प्रैक्टिकली कहा था, आज मैंने प्रूफ भी कर दिया। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट की फॉर्म में निकल के आया था, आज मैंने प्रूव भी कर दिया कि अगर मेरे स्मॉल n यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा तो पहले रेसिस्टिविटी चेंज होगी, और रेसिस्टिविटी चेंज होगी तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। अब इन्हीं सारी चीजों को मैंने यहां पे लिख रखा है।
ये डिफरेंट तरीके से वैल्यू डाल रखी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको मैंने यहाँ पे ये 3 स्टेप में करके बताया था, वही चीज लिख रखी है। फिर करंट को लिख रखा है, फिर मैंने यहाँ रेसिस्टेंस को निकाल के लिखा रखा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ ये NE² है। तो थोड़ा देख लेंगे, इक्वेशन फॉर्म होने में कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जो मैंने अभी लिखा है उससे इसे कंप्यूट कर लेंगे और अपने नोट्स में भी बच्चों इसको लिख लेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ आप लोगों का हो गया। R इक्वल्स टू ml/NE², ये E² है बच्चों। तो देखते हैं इसको E² बनाने का मौका इक्वेशन के अंदर नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, बात लेते हैं। यहीं से ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बच्चों मैंने करा दिया, रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में लिखना चाहूंगा। तो रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में लिख देते हैं, अभी 2 मिनट पहले ही हम लोगों ने निकाला है, तो वो मैं एक बार फिर दोबारा से आपको यहां शेयर करना चाहूंगा बच्चों। हालांकि डायरेक्ट भी आप लोग लर्न कर सकते हैं, उसी एक कॉन्सेप्ट से निकल के आया है, उसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों का पक्का हो जाए। मैंने लिखा था फिर दोबारा से I इक्वल्स टू NaEVD, ठीक है। अब मैं I इक्वल्स टू लिखता हूं NaEVD की जगह पे EE/m, ठीक है। और इवन मैं EE/mVD ना लिख करके इसको इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम लिखना चाहूंगा बच्चों। तो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम मेरा क्या था, VD इक्वल्स टू मेरे पास में था A इंटू टाउ, ठीक है। तो यहां पे टाउ और भी आ रहा होगा फिर, तो देखें जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी NaEVD, और ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाउ भी आ रहा होगा, तो ये टाउ भी हम लोगों को कंसीडरेशन में लेना है बच्चों। और फिर मैं इसमें आगे बात करना चाहूं तो I इक्वल्स टू NaE², E की जगह पे V/L और यहाँ पे M और ये टाउ। तो निश्चित रूप से अब मैं टाउ के टर्म्स में भी बात कर सकता हूं किसकी, रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टेंस की। तो यहां से मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा R इक्वल्स टू ρL/A। R की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी जो अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, mLNE² टाउ A। तो मेरा जो रेसिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ टाउ आ रहा है, ये ऊपर भी टाउ इंक्लूड करना है हम लोगों को, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। और इसमें से अगर मैं L और A दोनों को हटा दूं तो ये मेरे पास आ जाता है m/NE² टाउ। तो जो रेसिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर भी क्या कर रही है बच्चों, डिपेंड कर रही है। और रिलैक्सेशन टाइम निश्चित रूप से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को हीटअप कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो हीटअप करने से क्या होगा, वो तेजी से दौड़ेंगे, थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब तेजी से दौड़ेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी का मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, और 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, इसी को रिलैक्सेशन टाइम कहा था। यस, एब्सोल्युटली। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, रेसिप्रोकल है, और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों आप यहां से रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। हालांकि अकेले रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर बात डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी मुझे कहीं ना कहीं कंसीडर करने हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, टेम्परेचर, इसकी एक वेरियस और डिटेल स्टडी है, उसको हम लोग आगे करेंगे। लेट अस मूव स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रेसिस्टिविटी क्या है। यहां एक चीज बड़ी मजेदार से रखी है, रेसिस्टिविटी रेड कलर से देखिए, ये रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो वायर की लेंथ है, एरिया है, उसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, 2 बातें हैं यहाँ। एक तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोग के। दूसरा रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और रिलैक्सेशन टाइम मेरा अगेन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को और भी यहां से क्लियर हो
इक्वल्स टू माइनस ई टाउ ओवर एम, अभी 2 मिनट पहले निकाल के चुका हूं मैं। करंट डेंसिटी की बात करता हूं, चलो मैं अपनी लैंग्वेज में ही आपको एक बार समझा देता हूं। बोर्ड में जब आप लिख के आओगे तो इस तरीके से लिखे आना। मैं अपनी लैंग्वेज में करंट डेंसिटी के टर्म्स में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए कर लेते हैं बच्चों, यहीं से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू माइनस का ई टाउ ओवर एम। 2 मिनट पहले हम कर भी चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और करंट जो था वो था क्या मेरा, एन ए ई वी डी। ए को मैं इधर ले गया तो आई ओवर ए, जिसको मैंने करंट डेंसिटी कहा। ध्यान रहे ये एरिया वेक्टर है बच्चों, परपेंडिकुलर टू सरफेस लेना है जिधर मेरी करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में। दैट इज एन ई वी डी जगह पे डाल देता हूं ई टाउ ओवर एम। माइनस का साइन नो डाउट वही डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में है तो इसलिए मैंने यहां कंसीडर नहीं किया। जे करंट डेंसिटी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर और अपॉन में एम, और ये हो गया मेरे पास में टाउ इंटू ई। तो बच्चों ये जो चीज है, इस चीज को अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने निकाला था तो उसका ये उल्टा है। उल्टा है तो मैं इसको लिख सकता हूं J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। या मैं लिख सकता हूं J इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू ई। एग्जैक्टली इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अगेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी मस्ट बी सेम, दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। और इसी को मैं कहता हूं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग इसकी ब्रीफिंग पहले भी कर चुके हैं। अब आपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को 2 तरीके से प्रूव कर लिया। एक आपको याद होगा दूसरी या तीसरी क्लास में हमने किया था और एक आज की क्लास में किया। आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में अंतर कोई भी नहीं है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, दैट इज द थिंग रिगार्डिंग टू। इसके बाद में एक कॉन्सेप्चुअल चीज हमारे सामने आती है। वो कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है बच्चों, कि अगर मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है तो मैं यहां जैसे ही स्विच ऑन करता हूं तो 10 मीटर 50 मीटर दूर भी मेरा बल्ब एकदम से ग्लो कैसे कर सकता है। ये तो बल्ब में करंट की फ्लो बता दी मैंने आपको। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ऐसे भी ये फोन रिंग कर रहा है, पता नहीं कहां से ये आवाज घंटी बज रही होगी, पता नहीं किसने फोन किया होगा। हो सकता है 100 किलोमीटर दूर से मेरे किसी रिलेटिव ने फोन किया हो। तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब हम कोई भी फोन नंबर डायल करते हैं तो विद इन सेकेंड्स हम लोगों को 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी घंटी सुनाई दे जाती है। यानी हमारी जो करंट की स्पीड है इस तरीके से बहुत ज्यादा हो गई। तो अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स इतने धीमे धीमे करके ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो फिर इतनी जल्दी इंस्टेंटेनियस करंट कैसे पहुंच गई, कैसे मेरा एकदम से सर्किट ऑन हो गया। तो बच्चों यहां एक मिसपरसेप्शन बच्चों के दिमाग में बन जाता है, तो वो नहीं बनाना है, समझ लो। देखो होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेशक कम बनी रहे, लेकिन होता यह है किसी भी कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अपनी जगह पे एक तरीके से ऑसिलेट कर रहे होते हैं। थर्मल वेलोसिटी और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था उसकी वजह से ये यहां से ऑसिलेट हुआ, इससे टकराया, इसने अपना चार्ज ट्रांसफर कर दिया, या मैं कहूंगा एनर्जी ट्रांसफर कर दी। ये आगे वाले से टकराया, इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, आगे वाले से टकराया, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन मेरे किसी रिलेटिव ने जिस समय फोन नंबर डायल किया था वहां से एक तरीके से एनर्जीएट किया, आगे बढ़ाना शुरू किया, वो इलेक्ट्रॉन 1000 किलोमीटर चल के मेरे घर तक आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से हो सकती है। इसीलिए जो करंट है वो इंस्टेंटेनियसली ट्रेवल कर जाती है। मेरे स्विच ऑन करते ही बल्ब या ट्यूब या व्हाटएवर सो कोई भी अप्लायंस मेरा चलना शुरू कर देता है। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। तो ये मिसपरसेप्शन जो है मैं समझता हूं आप लोगों का दूर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चों। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हमें ये न्यूमेरिकल करना है। तो जैसा मैं आपको बताता हूं वैसे ही फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा।
जो भी न्यूमेरिकल हो उसे सबसे पहले हमें केयरफुली पढ़ना है बच्चों। केयरफुली पढ़ने के बाद एक डायग्राम या तो अपने ब्रेन में बनाना है या तो फिर हमें अपनी कॉपी रजिस्टर में बनाना है। अब जो बच्चा जितने ज्यादा फॉर्मूले अपने दिमाग में रख लेगा, जरूरत पड़ने पे उनको निकाल के ले आएगा, जो बच्चा जितनी ज्यादा थिंकिंग स्किल अपनी डेवलप कर लेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएगा। और जो कर लेगा क्वेश्चन लेकिन टाइम काफी लग रहा है, लिख के कर रहा है, तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, सीबीएसई बोर्ड में खूब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोनों की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये फर्क है। बिना क्वेश्चन की ग्रेस्पिंग, बिना क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, मेरे से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले सीबीएसई जो फर्स्ट स्टेज है वो करना है, फिर उसमें स्पीड बढ़ानी है। पहले एक्यूरेसी बढ़ानी है, देन आफ्टर स्पीड बढ़ानी है। तो देखो बच्चों, एक्यूरेसी के लिए सारा कंटेंट आपको आना चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। स्पीड बहुत ज्यादा बेसिक बनी रहे, आप खूब तेज दौड़ते रहिए, लेकिन इनिशियली जो डायरेक्शन थी जिसमें आपको जाना था उसको थोड़ा डिफर करके दौड़ गए तो कभी नानी के घर नहीं पहुंच सकते, कितना भी तेज दौड़ते रहो। ठीक है, तो बच्चों पहले मुझे डायरेक्शन पकड़नी है, मुझे पहले एक्यूरेसी लेके आनी है, देन आफ्टर स्पीड लानी है, ये बात ध्यान रखनी है। और मैं जब एक्यूरेसी की बात करता हूं तो यही प्रोसेस है, मैं सारे फंडामेंटल्स को पहले क्लियर करूं, सारे फॉर्मूले एक बार देखूं कौन सा कब लगेगा, कैसे लगेगा, देन आफ्टर मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करूं। चलिए, एक कॉपर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सबसे पहली बात, रेसिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, तो मेरे दिमाग में बन जाना चाहिए ये कॉपर वायर है, इसका जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है, ये दिमाग में बन जाना चाहिए। एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मतलब इसका अपना कुछ एरिया भी है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो आप लिख दीजिए, दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को आपने निश्चित रूप से एसआई यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके लाना है। अब बच्चे जो है ना बड़ा तैयार रहते हैं जी, मैं तो वो जा रहा हूँ वहां इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर चल के जाता हूँ जी, 20 किलोमीटर चल के जाता हूँ जी। और जब 1 मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने की बात होती है 1 मीटर स्क्वायर में, तो गड़बड़ कर देते हैं। तो भैया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, फीस पे करने से, इधर उधर भागने से सिलेक्शन नहीं होना। सबसे पहले ये देख लो कि ये जो छोटी सी चीज है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करोगे 1 मीटर स्क्वायर में, ये बात आती है कि नहीं आती? और ओरल कर लेते हो कि नहीं कर लेते? गलती तो नहीं करते। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब तक ये नहीं होंगी आगे सब बेकार है। चलिए, तो मेरे को एरिया मिल गया। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया हुआ है 10 वोल्ट का। एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे को क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ये क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, यानी स्मॉल एम दे रखा है जी मुझे, स्मॉल एम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छी बात यह है कि पर क्यूबिक मीटर दे रखा है तो उसे मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जिसमें आपने फाइंडिंग्स लिख ली, जिसमें आपने ब्रेन में कॉन्सेप्ट बना लिया कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब किसी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए, तो वो तुरंत वैल्यू डालेगा, आंसर निकाल देगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो आंसर सही भी आ जाएगा। एक दूसरा बच्चा ये हो सकता है कि उसको सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वही जनरल फॉर्म में सबसे पहले I = NaEVd लिखेगा, फिर उसमें वो E की वैल्यू चेंज करेगा, फिर वो V की वैल्यू डालेगा, व्हाटएवर सो, यानी जैसे प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले हमने, वो काम भी वो कर सकता है। तो नो डाउट उस काम में टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन सीबीएसई में 90+ बड़े आराम से आ जाएंगे। तो बच्चों दोनों स्टडीज में आपको ये अंतर जरूर करना है। तो आप जब तक डेरिवेशन नहीं करते तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्मूले की जो गहराई है वो आपको डेप्थ नहीं आएगी। और अगर आप डेरिवेशन कर लेते हैं, आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद नहीं है, तो आप स्पीड के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकते। दोनों ही चीजें जरूरी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो मेथोडोलॉजी क्लियर हो गई मेरे को, सारा इन्होंने यहां पे लिख दिया, शुरुआत वहीं से की। I = NaEVdc, रेसिस्टेंस की बात है तो आपने यहां पे V/R लिखा, सेपरेशन किया, वैल्यू डाली, और ये बच्चों आ गया क्या, आंसर। एक बार देख लो, मैं समझता हूं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं।
और कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें और भी डाल रखे हैं। जो हमारा व्यू स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर ये नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, वहां से आप इनको ओपन करें। मोबाइल फ्रेंडली हैं, आईज पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, मोबाइल पे लैपटॉप पे आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ पाएंगे। और क्वेश्चंस उठाइए, करना शुरू कर दीजिए। सॉल्यूशन सबके मैंने डाल रखे हैं, लेकिन बच्चों सॉल्यूशन आपने नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, अपने आप से कंप्यूट करना है। जब कंप्यूट हो जाएगा तो सॉल्यूशन देखेंगे आंसर मैच करने के लिए। अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है तो व्हाट्सएप करेंगे कि साहब ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, डोंट मेक ए कॉल, सिंपली यू हैव टू व्हाट्सएप। ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको आपकी बात समझाती जाएगी। ओके, तो आई होप सो आज आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इस क्लास में। तो आपको और क्वेश्चंस की बात है तो यहाँ कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे उन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो आई होप सो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लगाएंगे, आपको आज का होमवर्क काफी कुछ मिल गया बच्चों।